हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरी प्यारी सहेलियों। स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से आपके यूपी TCC के साथ साथ बिहार स्टेट इनम की स्पेशल क्लास में। तो एकदम शानदार तरीके से लेकर हाजिर हैं रेबीज मलेरिया डेंगू हमारा टॉपिक है। इसमें 30 MCQ एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बेहतरीन होने वाले हैं। तो शुरुआत एकदम शानदार तरीके से हो चुकी है। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। यूपी बिहार राजस्थान झारखंड किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम सेशन शानदार होगा, ज़बरदस्त जगह आई हैं। कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाना हमारा लक्ष्य है। शुरू से ही हमने हर लक्ष्य को पूरा किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो आइए रेबीज मलेरिया डेंगू पर आधारित टॉप 30 क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आ चुका है। रेबीज वायरस किस प्रकार का आरएनए वायरस है? जो हमारा रेबीज वायरस होता है यह किस प्रकार का आरएनए वायरस होता है? डबल स्टेटेड होता है या सिंगल स्टेटेड नेगेटिव सेंस या पॉजिटिव सेंस या डबल स्टेटेड डीएनए? तो हमारा होता है सिंगल स्टेटेड नेगेटिव सेंस आरएनए। सिंगल स्टेटेड नेगेटिव सेंस आरएनए यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो हमें उम्मीद है आपको क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से क्लियर हो ही गया होगा। तो सिंगल स्टेटेड नेगेटिव सेंस आरएनए होता है कौन सा? रेबीज वायरस। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन का रहा मलेरिया परजीवी का प्राथमिक होस्ट कौन होता है? मानव, सुअर, मच्छर, चूहा। तो हमारा मलेरिया का प्राइमरी होस्ट होता है मॉस्क्यूटो यानी मच्छर। तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा डेंगू वायरस का कौन सा सेरोटाइप सबसे गंभीर बीमारी उत्पन्न कर सकता है? मतलब कौन सा टाइप? डेन V1, डेन V2, डेन V3, डेन V4। तो कौन सा सेरोटाइप है जो गंभीर बीमारी उत्पन्न कर सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डेन V2, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है सेशन पसंद आ रहा होगा। तो आइए बढ़ते हैं एक और शानदार से क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है रेबीज के लक्षणों के प्रकट होने के बाद इसका मृत्यु दर लगभग कितनी होती है? यदि रेबीज का लक्षण दिखाई दे दिया तो 10% लोगों की मृत्यु होगी, 30, 50, 99। तो 99% लोगों की क्या होती है? मृत्यु जाती है। मात्र 1% बचने की संभावना होती है यदि रेबीज का संक्रमण हो गया, लक्षण दिखने लग गया। तो बढ़ते हैं आगे। इसलिए रेबीज के लिए पहले क्या किया जाता है? उसके लिए वैक्सीन लगाया जाता है फैलने से पहले। तो कह रहा मलेरिया के प्लाज्मोडियम जीवाणु किस अंग में सबसे पहले प्रवेश करते हैं? फेफड़े, यकृत, हृदय, किडनी। जो हमारे मलेरिया के प्लाज्मोडियम जीवाणु हैं किस अंग में सबसे पहले प्रवेश करते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत यानी फेफड़े में। तो मलेरिया के प्लाज्मोडियम जीवाणु किस अंग में सबसे पहले प्रवेश करते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है डेंगू संक्रमण की पुष्टि के लिए कौन सा विशिष्ट परीक्षण किया जाता है? तो डेंगू संक्रमण की पुष्टि के लिए कौन सा विशिष्ट परीक्षण किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NS1A एंटीजन टेस्ट। तो हमारा NS1 एंटीजन टेस्ट किया जाता है डेंगू संक्रमण की पुष्टि के लिए। तो फिर बढ़ते हैं आगे। कर अगला क्वेश्चन रेबीज के लिए कौन सी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस रणनीति सबसे प्रभावी है? केवल एंटीबायोटिक्स, केवल दर्द निवारक, वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन या केवल सलाइन थेरेपी? तो कह रहा रेबीज के लिए कौन सी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस रणनीति सबसे प्रभावी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा मलेरिया के लिए WHO द्वारा अनुशंसित प्रथम पक्ति उपचार कौन सा है? डॉक्सीसाइक्लिन, आर्टेमिसिनिन आधारित संयोजन थेरेपी, एमोक्सिलिन या सिप्रोफ्लोक्सासिन? तो कह रहा मलेरिया के लिए WHO द्वारा अनुशंसित प्रथम पक्ति उपचार कौन सा है? तो राइट हो जाएगा आर्टेमिसिनिन आधारित संयोजन थेरेपी यानी ACT, आर्टेमिसिनिन कॉन्टैक्ट थेरेपी, आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉन्टैक्ट थेरेपी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा डेंगू का प्रमुख वाहक कौन सा मच्छर होता है? डेंगू का जो वाहक होता है कौन होता है? एनाफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज एजिप्टी या मेंसोनिया? तो कह रहा डेंगू का प्रमुख वाहक मच्छर कौन सा
प्रमुख वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो डेंगू का प्रमुख वाहक कौन सा होता है मच्छर? तो हमारा होता है एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी क्या होता है? डेंगू का वाहक मच्छर माना जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है रेबीज वायरस मानव शरीर में किस मार्ग से फैलता है? रक्त, लिम्फ, तंत्रिका तंत्र या श्वसन प्रणाली? तो कह रहा है रेबीज वायरस मानव शरीर में किस अंग मार्ग से फैलता है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र से। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया का कौन सा प्रकार सबसे लंबे समय तक परजीवी को शरीर में निष्क्रिय रूप से बनाए रख सकता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम या प्लाज्मोडियम विवैक्स या प्लाज्मोडियम मलेरिया या प्लाज्मोडियम ओवाइल? तो कह रहा मलेरिया का कौन सा प्रकार सबसे लंबे समय तक परजीवी को शरीर में निष्क्रिय रूप से बनाए रख सकता है? तो हमारा प्लाज्मोडियम विवैक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेंगू के रोगियों में प्लेटलेट की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या हेमोफीलिया? तो कह रहा डेंगू के रोगियों में प्लेटलेट की कमी को क्या कहा जाता है? तो डेंगू के रोगियों में प्लेटलेट की कमी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो बढ़ते हैं आगे। तर रेबीज वायरस किस प्रकार के जानवरों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? मछलियां, पक्षी, स्तनधारी या उभयचर? तो कह रहा रेबीज वायरस किस प्रकार के जानवरों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी। तो रेबीज वायरस किस प्रकार के जानवर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा मलेरिया के निदान में कौन सा परीक्षण सबसे आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? एलिसा, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, एमआरआई या पीसीआर? तो मलेरिया के निदान में कौन सा परीक्षण सबसे आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा डेंगू का एक प्रमुख लक्षण क्या है? डेंगू का एक प्रमुख लक्षण क्या है? सिर और गर्दन में जकड़न, आंतों में सूजन, हड्डी तोड़ बुखार, सांस लेने में कठिनाई। तो राइट आंसर हो जाएगा हड्डी तोड़ बुखार। तो बढ़ते हैं आगे। जब डेंगू होता है तो क्या होता है? पूरा हड्डी हड्डी में दर्द होती है, पूरे शरीर में क्या होती है? दर्द होती है। तो इसी कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। कह रेबीज के खिलाफ WHO द्वारा अनुशंसित टीकाकरण कार्यक्रम में कितनी खुराक दी जाती है? 1, 2, 3, 4, कितना? 6। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4। मतलब रेबीज के खिलाफ WHO द्वारा अनुशंसित टीकाकरण कार्यक्रम में कितनी खुराक दी जाती है? 4 खुराक दी जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण होने वाले मलेरिया का एक प्रमुख जटिलता क्या है? हाइड्रोसिफेलस, सेरेब्रल मलेरिया, न्यूरोपैथी या हेमोफीलिया? तो कह रहा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण होने वाले मलेरिया का एक प्रमुख जटिलता क्या है? तो प्रमुख जटिलता है ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रल मलेरिया। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है डेंगू बुखार का दूसरा नाम क्या है? वेस्ट नाइल बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, रक्तस्रावी बुखार या जापानी इंसेफेलाइटिस? तो कह रहा डेंगू बुखार का दूसरा नाम क्या है? तो डेंगू बुखार का दूसरा नाम है हड्डी तोड़ बुखार। तो बढ़ते हैं आगे। एक और शानदार क्वेश्चन कर रहा है कि रेबीज वायरस किस संरचना के कारण बुलेट शेप्ड दिखता है? कैप्सिड प्रोटीन, लिपिड एनवलप या न्यूक्लियो प्रोटीन या ग्लाइको स्पाइक्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइको प्रोटीन स्पाइक्स। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा है। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आप हमारे साथ यदि व्हाट्सएप ग्रुप में, डाउट ग्रुप में जुड़ना चाहती हैं, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहती हैं, तो आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकती हैं 9839254616। व्हाट्सएप पर अपना नाम और ये नाम लिखकर आप क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। आपको डाउट ग्रुप व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के टेस्ट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। मलेरिया परजीवी रक्त में किस कोशिका को संक्रमित करता है? सफेद रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिका या फाइब्रिनोजन कोशिका, फाइब्रिनोजन? तो हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
लाल रक्त कोशिका। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। कह रहा है डेंगू वायरस मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करता है? यकृत कोशिकाएं, एंडोथेलियल कोशिकाएं, न्यूरॉन्स या कार्डियक कोशिकाएं। तो कह रहा है डेंगू वायरस मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंडोथेलियल कोशिकाएं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो आपका टेस्ट भी शुरुआत होने वाला है, 1-2 दिन में आपका टेस्ट भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा टेलीग्राम पर। टेस्ट आपका टेलीग्राम पर स्टार्ट हो जाने वाला है 1-2 दिन में। तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हम टेस्ट जल्दी स्टार्ट कर देंगे आप सबके लिए। तो रेबीज का वायरस शरीर में कितने समय तक जीवित रह सकता है? 12 घंटे, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना या अधिक। तो रेबीज का वायरस शरीर में कितने समय तक जीवित रह सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 महीना या अधिक। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लाज्मोडियम ओवल मलेरिया का सबसे दुर्लभ प्रकार कहाँ पाया जाता है? एशिया, अफ्रीका और पापुआ न्यू गिनी, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। तो राइट आंसर होगा जो हमारा प्लाज्मोडियम ओवल है मलेरिया का सबसे जो दुर्लभ प्रकार होता है अफ्रीका और पापुआ न्यू गिनी में पाया जाता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो डेंगू वायरस का आरएनए किस प्रकार का होता है? डबल स्टेटेड डीएनए, सिंगल स्टेटेड पॉजिटिव सेंस आरएनए, सिंगल स्टेटेड या डबल स्टेटेड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंगल स्टेटेड नेगेटिव सेंस आरएनए। क्वेश्चन लग रहा है 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन भी हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। रेबीज संक्रमण का अंतिम चरण क्या होता है? कोमा और मृत्यु, मामूली बुखार, हल्का सिर दर्द या पेट दर्द। तो कोमा और मृत्यु क्या होता है? रेबीज संक्रमण का अंतिम चरण होता है। या तो व्यक्ति कोमा में चला जाएगा या मृत्यु हो जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे। रेबीज वायरस तंत्रिका तंत्र में किस गति से यात्रा करता है? 1 से 2 mm पर डे या 12 से 24, 50 से 100 या 200 से 400। तो 1224 mm पर डे क्या करता है? यह तंत्रिका तंत्र में गति करता है। तो बढ़ते हैं आगे। मलेरिया के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी मच्छर कौन सा है? एनाफ्रीज, गैम्बी या एडीज, एल्बोपिक्टस या क्यूलेक्स, क्यू फैसिटस या मैनेसोनिया एनुलेफेरा। तो हमारा हो जाएगा एनाफिलीज गैम्बी, एनाफिलीज गैम्बी। मलेरिया के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी मच्छर होता है एनाफिलीज गैम्बी। तो बढ़ते हैं आगे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, कर लेते हैं। डेंगू वायरस का दोबारा संक्रमण किस जटिलता का कारण बन सकता है? न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस या डेंगू शॉक सिंड्रोम या ब्रोंकाइटिस या एनोफिलियासिस। तो कह रहा डेंगू वायरस का दोबारा संक्रमण किस जटिलता का कारण बन सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। तो हमारा 28 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू वायरस का दोबारा संक्रमण की जटिलता क्या होता है? डेंगू शॉक सिंड्रोम के कारण। तो बढ़ते हैं आगे, सी नहीं होगा, बी होगा। रेबीज का नैदानिक निदान किस विधि से किया जाता है? पीसीआर टेस्ट, एलिसा टेस्ट, निगरी बॉडी परीक्षण या आईजीएम एंटीबॉडी टेस्ट। तो रेबीज नैदानिक निदान किस विधि से किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा निगरी बॉडी टेस्ट। तो इसी के साथ बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एकदम शानदार से जबरदस्त से। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मलेरिया परजीवी किस चरण में मच्छर के शरीर से मानव में संचारित होता है? ट्रोफोजोइट, मेरोजोइट, स्पोरोजोइट या गैमेटोसाइट। तो कह रहा है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया परजीवी किस चरण में मच्छर के शरीर से मानव में संचारित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोजोइट। तो मैं उम्मीद है ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इन 30 क्वेश्चन में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको डेली क्लास, बेहतरीन क्लास, ज़बरदस्त क्लास मिलने वाली है एकदम शानदार तरीके से। अभी तो रिकॉर्डेड चल रही है, लाइव भी फिर शुरुआत होगी जैसे लाइव क्लास चल रही थी। तो बस आप लोग का प्यार सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा तो लाइव क्लास भी चलेगी।
तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम शानदार तरीके से आनंद लीजिए इस क्लास का। ही आपकी वैकेंसी आ जाती है, डेट अनाउंस हो जाता है एग्ज़ाम का, लाइव क्लास रेगुलर चलेगी एकदम धुआंधार तरीके से। अभी कम क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, धीरे धीरे आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट तैयार किया जा रहा है कि आपको एग्ज़ाम में बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन करा सके, आपको सिलेक्शन दिला सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।